प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आज आपको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत महान दार्शनिक प्लेटो के बारे में अध्ययन करूंगा और बताऊंगा कि प्लेटो ने किस प्रकार से अपनी न्याय प्रणाली को किस प्रकार से प्रदर्शित किया है, किस प्रकार से संदर्भित किया है, आने वाले दिनों में वो कितना कारगर सिद्ध रहेगी। ये तमाम सारी चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि महान दार्शनिक प्लेटो ने किस प्रकार से ये न्याय संबंधी अवधारणा को प्रदर्शित किया है, उन्होंने कौन कौन से तथ्य इसमें सम्मिलित किए हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे और एक न एक करके पूरा क्रमवार उसका अध्ययन करेंगे और पाएंगे कि प्लेटो ने जो अपनी न्याय संबंधी अवधारणा पेश की है उसका प्रमुख बिंदु क्या है, उसमें बहुत सारे क्या तथ्यात्मक जानकारियां हैं। ऐसा अगर हम चर्चा कर ले देखें तो इसके पूर्व की क्लास में मैंने ये बताया कि प्लेटो के संबंधित जो है प्लेटो ने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं, कौन कौन से उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, उन सब की चर्चा की है, जिसमें चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो स्टेट्समैन हो, चाहे वो लाज हो, यानी समस्त पुस्तकों का अध्ययन के बारे हमने बताया और उनकी संख्या के बारे में बताया। उन्होंने लगभग 36 संवादों का उल्लेख किया है। उसके पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया कि उनके जीवन दर्शन से जुड़ी हुई सारी घटनाओं के बारे में जिक्र किया है और इसके पहले वाली क्लास में मैंने उनके द्वारा प्रतिपादित रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना के बारे में बताया, उससे संबंधित तथ्यों के बारे में बताया, अवगत कराया आपको। आइए आगे क्लास में देखते हैं, आज के इस क्लास में देखते हैं कि प्लेटो की जो न्याय संबंधी अवधारणा है उसके बारे में प्लेटो का क्या विचार है और कौन कौन से तथ्य वो इस रूप में लाता है और समझाने का प्रयास करता है। आइए देखते हैं। अगर हम चर्चा करें तो ये देखते हैं कि प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा जो है वो कई तथ्यों को समाहित किए है, कई रूपों में चर्चित है, उसकी चर्चा की जा सकती है। तो इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक जानकारी हम देते हैं। प्रमुख विद्वानों का मत है, प्रमुख विद्वान अपने अपने विचार इस रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा को हम समझने का प्रयास करें और कैसा उन्होंने न्याय संबंधी अवधारणा प्रस्तुत की। तो प्रमुख विद्वानों का मानना है कि सबसे पहली अगर हम चर्चा करें तो उन्होंने प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा को 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन से रूप बांटे हैं? एक तो परंपरागत सिद्धांत और दूसरा है क्रांतिकारी सिद्धांत और तीसरा है कार्यकरण का सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत से तात्पर्य ये है हमारा कि जो सदियों से परंपरा के रूप में चला आ रहा, जो तथ्यों को हम उजागर करते हैं, देखते हैं कि आज के 25 साल 20 साल या 50 वर्ष 100 वर्ष पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो परंपरा के रूप में रही हैं, वो क्या आज भी विद्यमान है तो वो क्या है? परंपरागत सिद्धांत के दायरे के अंतर्गत आती है, परंपरागत सिद्धांत के दायरे में आती है। और दूसरे अगर सिद्धांत की बात करें तो वो है क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत का मतलब जो परिवर्तन हुआ है, तेजी के साथ परिवर्तन हुआ है, ऐसे सिद्धांत को हम क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में पाते हैं। ठीक है, तो जिसमें तेजी से परिवर्तन हुआ है उसे क्रांतिकारी सिद्धांत के रूप में देखा गया है। जो ट्रेडिशनल, जो पहले से चला आ रहा, कंटिन्यू चला आ रहा है, उसे हम क्रांतिकारी सिद्धांत के दायरे में रखते हैं। और तीसरा है कार्यकरण का सिद्धांत, अर्थात जो निरंतर कार्यरत है, निरंतर दिन प्रतिदिन जो कार्यरत है, कार्यकरण सिद्धांत निरंतर चल रहा है, उसे हम कार्यकरण सिद्धांत के अंतर्गत उसकी चर्चा करते हैं। तो आइए समझते हैं, देखते हैं। इससे संबंधित कुछ विचारकों ने अपने अपने मत इसमें सम्मिलित किया है और बताया है कि प्लेटो के जो न्याय संबंधी अवधारणा के रूप में बोला गया है। तो शिफालस जैसे महान विद्वान कहते हैं कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। न्याय के संबंधित इन्होंने बात की है कि सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही क्या है? न्याय है। अगर आप दूसरे का ऋण लिए उसको चुका दीजिए और सत्य का साथ दीजिए
तो वही न्याय है, ये शिफालस का मानना है। शिफालस जैसे विद्वान इस पर चर्चा करते हैं। अब आगे देते हैं, पॉलीमार्कस एक नामक एक विद्वान है जिनके विचार इस रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। तो हम चर्चा कर रहे थे पॉलीमार्कस के कथन में। पॉलीमार्कस ने किस रूप से कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। किसी विद्वान का मानना है कि जिस प्रकार से आप व्यवहार चाहते हैं वैसा अगर आप दूसरे के प्रति व्यवहार करेंगे तो आपको उचित व्यवहार प्राप्त होगा। अर्थात आप जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करिए तो इस व्यवहार को ही न्याय की संज्ञा दी जा सकती है। अर्थात इनका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। यानी प्रत्येक व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार देना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उसे न्याय की प्राप्ति हो सके। हम जिससे दूसरों से जो व्यवहार प्राप्त चाहते हैं वैसा अगर हम दूसरे के प्रति व्यवहार करें तो ये न्याय की प्राप्ति हुई और न्याय को दिया गया, न्याय प्रदान करने की एक संज्ञा के रूप में इसे सम्मिलित किया जा सकता है। आइए चर्चा करते हैं जो लास्ट है, जो थ्रेसिमेकस नामक विद्वान कहते हैं। और ये कथन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। टीजी, टीपीजी, हायर, नेट, सेलेक्ट जितनी भी कंपटीशन है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित समस्त कंपटीशनों में ये पूछा जाता है। ये बहुत ही, इसको हम कह सकते हैं वीआईपी क्वेश्चन के अंतर्गत, अर्थात ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अर्थात जो पावरफुल है वो उसका अगर हित हो तो यही न्याय है। कौन कह रहा है? थ्रेसिमेकस कह रहे हैं। ये क्या है? पावर से प्रभावित है, शक्ति से प्रभावित है, इनके मनों की विचारधारा जो सामने आती है देखने को मिलता है। थ्रेसिमेकस कहते हैं शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। अर्थात पावरफुल व्यक्ति को, ताकतवर व्यक्ति को के हित की बात की जाए तो वही न्याय है। ठीक, अगले क्रम में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि न्याय संबंधी धारणा से और किस रूप में देखा जा सकता है। अगली चर्चा करते हैं प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा की विशेषताएं। ठीक, इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जब हम विशेषताओं का अध्ययन करें और पाते हैं कि प्लेटो ने कौन सी न्याय संबंधी विशेषताओं की चर्चा की है और उसका उल्लेख हम इस रूपों में कर सकते हैं। जब विशेषता का जिक्र करते हैं तो देखते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से इस रूप में दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं आपको। तो पहली विशेषता का जब हम जिक्र करते हैं तो पहली विशेषता के अंतर्गत है नैतिक सिद्धांत की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? नैतिक सिद्धांत की बात करता है। इसके अंतर्गत ये दायरा आता है कि यदि कोई भी व्यक्ति न्याय संबंधी बात करता है, ऐसा न्याय संबंधी की धारणा की बात कही जाती है तो उसमें नैतिकता सर्वोपरि रखा जाता है। अगर नैतिकता सर्वोपर है तो नैतिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने में सहायता प्रदान करती है। इस रूप में हम कह सकते हैं प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा विशेषता के रूप में हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि दूसरी विशेषता है का न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व
और संतुलनकारी धारणा है। न्याय जीवन का आंतरिक तत्व और संतुलन कारी क्या है? धारणा है। ठीक है, न्याय जीवन का आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। अगर न्याय की हम चर्चा करें और जानें तो इससे साफ जाहिर है कि न्याय जीवन का आंतरिक तत्व अर्थात जीवन से संबंधित जो आंतरिक तत्वों का चर्चा की जाती है, तंत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो क्या है? संतुलनकारी धारणा अर्थात एक दोनों का बैलेंस बनाने का काम करता है। न्याय की दोनों तरफ से संतुलनकारी आंतरिक तत्व को संतुलनकारी जीवन के आंतरिक तत्वों को क्या करता है? बैलेंस बनाने का काम करता है, संतुलनकारी तत्व के रूप में विख्यात होता है। इसलिए हम न्याय को एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में सम्मिलित करते हैं, महत्वपूर्ण उसके रूप में जाना जाता है कि ये क्या करता है? आंतरिक तत्वों को बैलेंस बनाने में काम करता है। अगली विशेषता की अगर हम चर्चा करें तो इस रूप में इसकी चर्चा की जा सकती है, कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत देखा गया है कि कार्य विशेषता की बात कही गई है कि किसी भी तत्व को अगर हम उसकी तरफ से इशारा करते हैं, उसकी जानकारी की तरफ इशारा करते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उसके कार्य की विशेषता का वर्णन कर रहा है, अर्थात कार्य विशिष्टता के सिद्धांत पर यह आधारित है। उसके न्याय संबंधी अवधारणा जो है कार्य विशिष्टता के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, उसको संदर्भित करती है और आगे क्रमबद्धता तरीके से आगे उसका अध्ययन करने का प्रयास करती है। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि अगला क्रम क्या है इससे जुड़ा हुआ। चौथे रूप में देखते हैं तो इसमें लिखा है अतिव्यक्तिवाद का विरोध अतिव्यक्तिवाद का विरोधी और स्वावयव सिद्धांत, स्वावयव एकता का सिद्धांत, एकता का ठीक है। पांचवें की अगर हम चर्चा करें, पांचवा किस रूप में देखा जाता है? दार्शनिक शासक। दार्शनिक शासक, इसको हम इस रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहां पर प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा इस पर आधारित है कि अतिव्यक्तिवाद की बात करती है। व्यक्ति को केंद्र बिंदु रखा जाए, परंतु जब उसमें अति लग जाता है, बहुत ही ज्यादा व्यक्ति का विशेष ध्यान दिया जाता है और बाकी सारी चीजें नजरअंदाज कर दी जाती हैं, उसको विशेषता नहीं प्रदान की जाती है, तो ऐसे क्षेत्र में व्यक्तिवाद को बढ़ावा कहा जाता है। तो ये क्या है? व्यक्तिवादी
व्यक्तिवाद का विरोध करने की बात करते हैं, अर्थात अति व्यक्तिवाद का ये विरोधी है, व्यक्तिवादी होना चाहिए परंतु अति व्यक्तिवादी का ये विरोधी है। और सावयव एकता का सिद्धांत, अर्थात शारीरिक एकता का तथ्य इस पे संदर्भित किया है। जिस तरह से शरीर की एकता कायम रहती है उसी प्रकार से एक व्यक्तिवाद भी कायम रहना चाहिए, इसी सिद्धांत पर ये आधारित है। अगली चर्चा करते हैं कि दार्शनिक शासक, अर्थात प्लेटो इस पर जोर देता है कि शासक किस प्रकार से बनेगा, वो दार्शनिक शासक कैसे बनता है, उसके लिए तमाम सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ता है, उसे जीवन शैली के कई बिंदुओं से होके गुजरना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, तब वो जाके कहीं ये दार्शनिक शिक्षक के रूप में अर्थात दार्शनिक शासक के रूप में उसका उद्धार होता है, वो उद्धृत होता है। जीवन की 3 परीक्षाओं का वो परीक्षाएं उत्तीर्ण करता है, जिसमें प्रथम परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में ली जाती है, द्वितीय परीक्षा 30 वर्ष की उम्र में ली जाती है और तृतीय परीक्षा 50 वर्ष की उम्र में लेकर 15 वर्ष का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तब कहीं जाकर वो एक दार्शनिक शासक के रूप में अस्तित्व में आता है। तो इस रूप में कह सकते हैं कि प्लेटो द्वारा जो प्रतिपादित प्लेटो द्वारा न्याय संबंधी अवधारणा है उसकी विशेषता को जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो देखते हैं कि दार्शनिक शासक किस रूप में उसका जन्म होता है, किस रूप में वो कितना सामाजिक दारोमदार से होता हुआ एक नई कामयाबी तक पहुंचता है, तब जाके कहीं वो दार्शनिक शासक का रूप धारण करता है। तो आज हमने आपको इससे जुड़े हुए तमाम तथ्यों की जानकारी दी, तमाम जुड़े हुए तथ्यों को आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। हमें उम्मीद है कि आपको इन तथ्यों से ज्ञानार्जन प्राप्त होगा, आपको ये रुचिकर सिद्ध हुए होंगे। आइए फिर अब अगले क्लास में हम आपको फिर एक नए तथ्य के रूप में आपके सामने प्लेटो से संबंधित तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगले क्लास में फिर मैं आपके सामने एक नए राजनीतिक प्रकरण के माध्यम से आप तक कुछ नई जानकारियां प्रदान करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।